हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बौद्ध युक्ति क्लासेज में स्वागत है। आप सभी बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए, वो एक 17वीं के अभ्यर्थी रहे हो, 71वीं के अभ्यर्थी रहे हो जो मेंस अभी तक दे चुके हैं, 72वीं जो प्रीलिम्स और मेंस देंगे, और आने वाले जितने भी बीपीएससी एग्ज़ाम आयोजित करेंगे उस सभी अभ्यर्थियों के लिए एक लाजमी प्रश्न है आयोग से कि अभ्यर्थी क्या चाहता है और आयोग क्या चाहता है, इस बीच में संतुलन कैसे बनाया जाए ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं, जिनका चयन हो चुका है, जो योग्य उम्मीदवार जो अभी तक बाहर भी हैं, उनका चयन प्रक्रिया एक पारदर्शी तरीके से किया जा सके और जवाबदेही संस्था के तौर पर उनकी प्राथमिक जवाबदेही भी यह होनी चाहिए कि हम किसी प्रकार का ऐसा काम न करें जिसके आधार पर प्रश्न हम पर खड़े किए जा सके। आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र के मूलाधार में सवाल पूछना एक बहुत ही सूक्ष्म और मूल और गूढ़ बातें होती है कि किसी भी संस्था से, सरकार हो, संस्था हो, व्यक्ति विशेष पद पर कोई बैठा व्यक्ति विशेष हो, सभी से प्रश्न पूछना लाजमी होता है लोकतंत्र में। तो यह क्या अभी जो वर्तमान स्थिति बनी हुई है जहां पर छात्र आंदोलन करने को प्रेरित है, तो क्या आयोग ने वो विकल्प पहले छोड़ रखा था कि बच्चे आंदोलन तक ना पहुंचे और उस प्रक्रिया में वो आगे ना बढ़े? तो उन सभी आयामों पर हम चर्चा करेंगे और आंदोलन क्यों जरूरी हो गया है, सवाल क्यों पूछे जाने चाहिए, इन सारे तथ्यों पर, सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे यह कितना सही है, कितना गलत है। तो आप देख रहे होंगे, यह थंबनेल बैनर देख रहे होंगे, बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास आयोग ने विकल्प क्या छोड़ा है। सबसे पहले कि आयोग ने विकल्प कुछ छोड़ा है या बच्चे बिना मतलब के ही पहुंच गए हैं आंदोलन करने, या ऐसी कोई प्रक्रिया अपनाने के जिद में अड़े हुए हैं। तो उन सारे सवालों का भी जवाब, सभी सवाल पूछे जाएंगे आयोग से कि भाई आपने कुछ छोड़ा नहीं है बच्चों के सामने और ये क्यों लाजमी बन जाता है, अभी हम बात करेंगे उस पर। आंदोलन के अलावा भी कुछ विकल्प था आयोग के पास जो अपनाया जा सकता था आयोग के द्वारा। और बच्चों का जो कंसर्न है, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर, आप ही वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से उनकी नियुक्ति होगी। तो एक जवाबदेह संस्था कैसे काम करती है, कैसे वो बेहतर कर सकती है, इन सभी मुद्दों पर हम लोग जब सवाल जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कुछ बातें मूल होती है, जैसे न्याय होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, सम्मान सबको समान मिलना चाहिए, यह अधिकार होना चाहिए। उसके बाद हमारा संघर्ष हमारा अधिकार होना चाहिए, हमने मेहनत किया है और हमने अपने लंबे समय तक अपने लंबे समय तक हमने किसी अभ्यर्थी ने, किसी बच्चे ने अपनी तैयारी को वो समय दिया है, तो उसका अधिकार होना चाहिए जो उसने लिखा है, जो उसने इंटरव्यू में बोला है, उसके अनुपात में उसको नंबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल व्यक्ति विशेष, आयोग के किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पूर्ति पर ही किसी बच्चे का भविष्य टिक जाना चाहिए। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम साफ बात करेंगे, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है जब बच्चे आंदोलन कर देंगे और आयोग उसके बाद एन केन प्राकेन पीआर कॉन्सेप्ट चलेगी, जिस पर अभी भी हम बात करेंगे, अभी उस पर भी आएंगे। तो सरकार को यह अपने विश्वास मत में ले लेगी कि हमारे चयन प्रक्रिया में कुछ गरीब बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है और गरीब का फिर बाजारीकरण किया जाएगा गरीबी का, पर अमीर लोगों का बाजारीकरण नहीं किया जाता है, सक्षम लोगों का बाजारीकरण नहीं किया जाता है, पर गरीब बच्चों का, गरीब अभ्यर्थियों का बाजारीकरण कर दिया जाता है, पीआर टीम लगा दी जाती है। तो उन सारे तथ्यों की हम बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। बीपीएससी आयोग, अभी भी समय है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है, सम्मानित तरीके से सभी बच्चों को इसके कंसर्न को समझ लीजिए कि एक्चुअली मुद्दा क्या है, मामला क्या है, वो क्या मांग डिमांड कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह तो कुछ तस्वीरें हैं, जरूर देखिए आप इन सारी तस्वीरों को। यह 3 जो तस्वीरें झारखंड में जो अभी आंदोलन चल रहे हैं उस पर सरकार के रवैये की बात हो रही है। सरकार लोकतंत्र की बात करती है, जब बात हम करते हैं सारी व्यवस्थाओं की, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की, तो जब छात्रों और छात्रों से जुड़े कोई मामले हो ना, वह तीनों व्यवस्थाएं मौन बैठ जाती है। गूंगी बहरी, गांधी जी का 3 जो बंदर का कॉन्सेप्ट है, न सुनना है, न देखना है, न बोलना है, वो जो कॉन्सेप्ट चलता है, गांधी जी को अलौकिक रूप से मैं ले रहा हूँ, उसको अन्यथा ना लिया जाए।
इस व्यवस्थाओं में तीनों मौन हो जाते हैं। न्यायपालिका स्वतः संज्ञान नहीं ले पाएगी इस सब मामलों में, पर उसी व्यवस्थाओं में जब किसी जज पर, किसी वकील पर हमला हो जाएगा तो वही झारखंड सरकार, झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा स्वतः संज्ञान ले लिया जाएगा। क्यों भाई? आपका डेकोरम, आपका कॉन्सेप्ट, आपका इकोसिस्टम कोई प्रभावित कर रहा है। तो बच्चों का इकोसिस्टम जब प्रभावित हो रहा है तो कोई जवाबदेही क्यों नहीं लेना चाहता? जब किसी राजनीतिक दल पर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे, उनके उनके किसी किसी जो जो कार्य गतिविधि कर रहे हैं, जो लोग उनको खड़े रखे हुए हैं, जैसे बंगाल में हमला किया जा रहा था किसी पार्टी के वर्कर पर, तो पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा था। पर यहाँ बच्चों को मारा जाएगा। कोई राजनीतिक पार्टी या कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, कोई भी राजनीतिक पार्टियां का नेता आके यहाँ पर काम नहीं करने को तैयार होगा, एक सुर में बातें नहीं चलेंगी, पूरा इकोसिस्टम नहीं लगाया जाएगा, तो भाई जाएगा कहाँ? विधायक का, फिर कार्यपालिका की तो बात छोड़ ही देनी है। क्योंकि लग रहा है कि यहाँ पर बॉर्डर है, पाकिस्तान का बॉर्डर है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, नेपाल का बॉर्डर है, इज़राइल और फिलिस्तीन का बॉर्डर है। आप उसे सेना लगाए हुए हैं। और देखिए कौन सी सेना किस तरीके के वेशभूषा में आते हैं। वो नीट के परीक्षा में भी आप देखे होंगे, आप झारखंड में देख लीजिए। तो क्या बिहार में भी आप ऐसा चाहते हैं? और 17वीं के प्री के एग्जाम के पहले जो आंदोलन चले थे उसमें भी आपने ऐसी व्यवस्थाएं कायम कर रखी थी। तो भाई बच्चे जाएंगे कहाँ? आपसे कोई जवाब मांगेगा तो आप जवाब देने को तैयार नहीं हैं। सरकार से जाएंगे, कैबिनेट सेक्रेटरी से मिलने लोग जाएंगे, उनको पता नहीं, अचंभित होंगे कि भाई हमें पता ही नहीं है, अभी तक आयोग ऐसा कर रहा है। ऐसा भी आयोग करता है? अचंभित होकर जवाब देते। तो कैबिनेट सचिव तक की बातें हम कर रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री के पास जाएगा बच्चा तो माननीय मुख्यमंत्री बोलेगा हमको अभी तक जानकारी नहीं है भाई। तो भाई सिस्टम चला कैसे रहे हो आप सभी लोग? चला कैसे रहे हो सिस्टम? जब कोऑर्डिनेशन है, माननीय राज्यपाल के पास जाएंगे तो उनको भी यह जवाब तलब किया जाएगा बच्चों को कि भाई हमको इसकी जानकारी ही नहीं है। तो क्या कर रहे हैं आप सभी लोग? तीनों स्तरों पर अपने अपने स्तर पर जो जवाबदेहिता तय करनी है, बेहतर लोकतंत्र को स्थापित करना, सभी बच्चों का, सभी नागरिकों का एक बेहतर सेवा आपूर्ति करनी है, तो वो तो कॉन्सेप्ट आप धूमिल कर रहे हैं, उस पर आप टिक नहीं पा रहे हैं। तो पहले तो जवाबदेहिता तय करनी पड़ेगी हर राज्य के, हर वो बिहार हो या झारखंड हो या कोई भी स्टेट की बात हो रही हो। आप किसी भी मंच पर चले जाइए, किसी भी टेबल पर चले जाइए, वो ऐसा बर्ताव करेगा, लगता है कि तीसरे ग्रह से बच्चे आके बातें रख रहे हैं। क्या आपको नहीं पता है कि कंसर्न क्या मामला चल रहा है? क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता चला अभी तक? या कैबिनेट सचिव को ये अभी तक नहीं पता चल पाया है? चीफ सेक्रेटरी को ये बात नहीं पता चल पाया? या विपक्ष के किसी नेता को ये बात नहीं पता चल पाई कि आयोग क्या कर रहा है और आयोग अभी तक क्या करते आया है? ये आपको अभी तक नहीं पता चला? माननीय राज्यपाल जी को अभी तक नहीं पता चल पा रहा है? तो फिर व्यवस्थाओं को समाप्त कर दीजिए। जब अपनी व्यवस्थाओं को कायम करना है तो लोकतंत्र जैसे फिर शांति के साथ जो हम लोग प्रदर्शन कर सकते हो, सारे कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दीजिए। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कुछ बच्चों का तस्वीर आप जरूर देखिए, कुछ बच्चों का तस्वीर जरूर देखिए। बिहार में ये हालत हो गया है, बच्चे डरे हुए हैं, अपनी मांगों को रखने के लिए भी डर रहे हैं। वो अपना चेहरा छिपा के आ रहे हैं, चेहरा छिपा के आ रहे हैं, रुमाल बांध कर आ रहे हैं, स्कार्फ लगा के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको डिवरेज कर दिया, उनको आयोग घोषित कर दिया जाएगा आयोग के द्वारा। तो आयोग इतनी बड़ी संस्था हो गई है क्या? माननीय न्यायपालिका को, हाईकोर्ट को समझ में नहीं आ रही ये बातें? दिख नहीं रहा होगा ये बात कि एक संस्था कैसे बच्चों के साथ ट्रीट कर रही है। उनसे सवाल कोई पूछ देगा, उनको बाहर कर देंगे, उनकी योग्यता ही समाप्त कर देंगे। तो बच्चे किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे। सरकार इसके लिए कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं है। अरे ये सब तो बच्चों का मुद्दा 24 आवर में सॉर्ट आउट होने की जरूरत है। तुरंत बच्चों के मुद्दे को देखने की जरूरत है। उसके बाद जो भी कंसर्न मामला है आप उस टेबल पर जाकर उसकी बात रखवाइए, उसे जवाब तलब कीजिए। ये तो 24 आवर का मुद्दा होना चाहिए था, क्योंकि भविष्य है। बिहार सबसे युवा राज्यों में गिना जाता। अभी युवाओं को इस तरह प्रताड़ित कीजिएगा तो हम उस विकसित बिहार का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कर पाएंगे? तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट तो आप कागजों पर रखना चाहते हैं, इसका मतलब ये सब सारी चीज़ों को समझिए। क्या बिहार का युवा ऐसा होना चाहिए था? ऐसी स्थिति में पहुंचना? ये बच्चे केवल अपनी योग्यता साबित करना चाहते, केवल पढ़ाई करना चाहते। योग्य होंगे तो उनकी उम्मीदवारी तय होगी और सिलेक्शन होंगे। आपने अभी तक मूल्यांकित कॉपी जारी नहीं किया है।
आपने पीआर टीम भेज दी एक बच्चे के पास जो 333 रैंक लाता है, वो उसके पास पीआर टीम भेज दिया, आपके पास सारे आंकड़े आ गए, पर 333 से ऊपर के आंकड़े आपको नहीं पता चल रहा, 333 के नीचे के आंकड़े नहीं पता चल रहा है। भाई उनकी कॉपी भी जारी कर देते लगे हाथ, तो बच्चे चुप हो जाते, नहीं भाई मैंने गलत लिखा है, उनकी कॉपी जारी कर दी, या सारे बच्चों की कॉपी जारी कर दीजिए, तब समझ में आ जाएगा। नहीं, इतना विवाद जो क्रिएट किया जा रहा है, आपको दिग्भ्रमित किया जा, आयोग की जो छवि उसको खराब की जा रही है, तो ये समझ इन बच्चों को, इन जैसे सारे बच्चों को, इंक्लूडिंग मैं भी विश्वास में आ जाऊंगा आपके कि नहीं, कॉपियां, जितनी कॉपियां लिखी गई है उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे अयोग्य बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सारी कॉपियां आप अपलोड कीजिए, पब्लिक कीजिए। अगर आप पर यह चीजें आरोप प्रत्यारोप लग रही, कोई गोपनीयता नहीं है भाई, कोई गोपनीयता नहीं होती है आज के समय में। तो आप क्या कीजिए भाई, इन सभी के मांगों को समझने का प्रयास कीजिए। ओपन आज के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दीजिए आयोग की तरफ से, जो भी सिलेक्शन होगा, जिनकी कॉपियां होंगी वो पब्लिक डोमेन पर होंगी, आयोग की पब्लिक डोमेन पर होगी। भाई देखो, ईमानदारी से देखो कि हमने ऐसे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जहां से आपको सीखने की जरूरत है। गलत होगा प्रश्न कर किया जाएगा और उसका निराकरण सही तरीके से कराया जाएगा। ये नहीं कि आरोप प्रत्यारोप लगा के बच्चों को इस हालत में लाकर छोड़ दिया जाएगा कि वो चेहरे पर मास्क लगाएंगे, चेहरे को छिपाएंगे और आपसे सवाल करेंगे, लाजमी सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। ऐसे वीडियो बहुत मिलेंगे अभी आने वाले समय में, आप उन वीडियो को वॉच कीजिएगा। अब आइए बात करते आगे, मैं क्यों इस तरीके की बात कर रहा हूं। देखिए, निकम्मी ऐसी आयोग है, अब मैं कुछ शब्दों का प्रयोग कर दूंगा जहां पर आप लगेगा कि आपकी छवि को धूमिल कर दिया जा रहा है। मैंने केवल एक सर्च किया कि आयोग का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है लेने का, परीक्षा पैटर्न क्या 3 स्टेज में वो एग्जाम कंडक्ट कराती है, और ये 7:42 AM का आज का यह डाटा है आपके वेबसाइट का। यह मत बोलिएगा बात की डाटा, आप भी बच्चे अभी सर्च कर सकते हैं। क्या स्टेज है आपका? स्टेज है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स का, जहां 150 मार्क बोल रहे हैं और अपना सिलेबस दे रहे हैं, 2 आवर का ड्यूरेशन दे रहे हैं, नो नेगेटिव मार्किंग लिखे हुए हैं। शर्म आती है आपको? आयोग के सभी पदाधिकारियों को मैं बोल रहा हूँ, कोई 73वीं का बच्चा होगा, 74वीं की तैयारी करने के लिए बच्चा कोई सर्च करेगा, क्या उसको मिलेगा? पर पीआर टीम आप किसी बच्चे के पास भेज दे रहे हैं, आपके पास वो खर्च करने के लिए वो सारी चीजें हैं, राज्य के संसाधन, हमारे जैसे और लोगों के जो पैसे टैक्स दिए जा रहे हैं, उसके आधार पर पीआर कॉन्सेप्ट आप डेवलप कर रहे हैं, गरीबी बेचने के लिए आप तैयार हैं। पर आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके सिस्टम में क्या एरर है, नो नेगेटिव मार्किंग है। क्या अभी आयोग में प्रीलिम्स के स्तर पर नो नेगेटिव मार्किंग है? क्यों नहीं अपडेट हुआ अभी तक? आइए फिर आगे बात करते हैं। मेंस एग्जामिनेशन, आप देखिए यहाँ पर 900 अंकों की बात की गई, सब्जेक्टिव बात की गई, जनरल हिंदी है 100 अंकों का, जनरल स्टडी पेपर 1 300, ऑप्शनल सब्जेक्ट 300 मार्क। हाय रे बेवकूफी, निर्लजता की हद है ये बात कि आपका, आज मैंने सर्च किया और अभी बच्चे वीडियो देखते ही सर्च कर लीजिए, 3 स्टेजेज बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट ऑफ 3 स्टेजेज, क्या स्टेज उसका है। तो आप देख रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में 300 मार्क, क्या अभी ऑप्शनल पेपर 300 मार्क्स का होता है? आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी निकाल दीजिए, पर बच्चा अभी जो सर्च करेगा, नया बच्चा जो 73वीं का एग्जाम देने को तैयार है, 75वीं का देगा, 74वीं के देगा, वो सर्च करेगा, या कोई व्यक्ति विशेष सर्च करेगा, तो क्या उसको दिख रहा है वेबसाइट पर? इतनी निकम्मी व्यवस्थाएं बनाकर रखे हुए हैं, और कोई बच्चा सवाल पूछ देगा, कोई टीचर सवाल पूछ देगा तो बोलिएगा हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। आप अपना सिलेबस अपडेट नहीं करके रखते हैं, बाकी चीजों को तो छोड़ दीजिए अभी, और फिर बात बोलिएगा कि हमारी व्यवस्थाओं में धूमिल किया जा रहा है। तो भाई सवाल तो लाजमी बन जाता है ना, तो आप पैसे किस लिए ले रहे हैं? सरकार का, हमारे टैक्स के पैसे पर क्या कर रहे हैं आप, जब आप ऐसी अपडेट व्यवस्था को नहीं रखे हुए? इसका मतलब सीधा अर्थ यही है, व्यवस्थाओं को पुनः मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। आपकी जो व्यवस्था बना के रखे हुए हैं ना, वो प्रशासनिक व्यवस्था हो, उसको पुनः मूल्यांकित करने की व्यवस्था क्यों नहीं एक्टिव? जो भी विंग इसका काम कर रहा होगा वो क्यों नहीं सिलेबस अपडेट करके रखा हुआ, किस स्टेज पर क्या क्या चीजें हो रही हैं? अब देखिए, ऐसे का कहीं जिक्र नहीं है, नेगेटिव मार्किंग को हटाया नहीं है, ड्यूरेशन सब्जेक्ट का दे रहा है, 300 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर हो रहा है। अब ये बात होगी निकम्मापन का, कि प्रशासन के स्तर पर बीपीएससी क्या कर रहा, कितना निकम्मापन उसके यहाँ पर छाया हुआ है।
अब इसके आगे हम बात करते हैं। भाई आपने एक वीडियो बनाया, एक बच्चे का 333 रैंक लाए हैं, DYSP बने, बहुत उनको धन्यवाद। क्या गरीब के बच्चे आज पहली बार सिलेक्शन ले रहे हैं? पहला सवाल तो यही है। ठीक है, गरीब के बच्चे पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पर सिलेक्शन लिए हैं, तो सबसे पहले ये बताइए कि जब बच्चे सिलेक्शन लिया, वीडियो आपने डाला, तो उसके कमेंट सेक्शन को क्यों आपने बंद किया? आप सार्वजनिक संस्था है ना, आप वैधानिक संस्था है ना, उस पर हर बच्चे का हक है बोलना, लिखना, प्रश्न करना, उस पर हक है। आपने किस अधिकार से ये बंद कर दिया? अगर आपको यह अधिकार है कि हम बंद कर सकते हैं अपने इच्छानुसार, तो आप कैसे फिर किसी व्यक्ति विशेष का वीडियो रिलीज कर सकते हैं? कैसे, किस बेस पर? आपके पास कोई ऐसा रिकमेंडेशन है? जबकि बिहार सरकार ने और कानूनी प्रशासन ने जारी कर रखा है कि कोई भी सेलेक्ट होंगे वो वीडियो नहीं बना सकते हैं किसी भी संस्थान के लिए, तो सार्वजनिक संस्थानों के लिए बनाएंगे, ठीक है ना? इसके भी लीगल पॉइंट को देखा जा रहा है, सब पूछा जाएगा, सवाल जवाब, बहुत सी चीजें। आपने किस बेस पर कमेंट सेक्शन को बंद किया? पहला प्रश्न तो यही है। जब आपने डाल दिया सार्वजनिक मंच पर, अरे वैधानिक मंच पर, जो लोगों का मंच होता है, लोगों का संस्था होता है, आपकी बपोती तो नहीं ना है, आपकी इच्छा पूर्ति करने वाली संस्था तो नहीं ना है। माननीय मुख्यमंत्री या उनके कैबिनेट मंत्रालय के लिए अधिकार क्षेत्र, जैसा वो चाहेंगे वैसे उसका यूज कर लेंगे। आपने एक वीडियो डाल दिया, ठीक है, डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें कमेंट सेक्शन करने का, कमेंट करने का, पॉजिटिव नेगेटिव करने का जो भी बच्चे को लगेगा उसका अधिकार होना चाहिए, क्योंकि यह संवैधानिक संस्था है, उस पर हर व्यक्ति विशेष का अधिकार है, जितना आप एक प्रशासनिक पद पर रहते हुए करते हैं। तो आपने किस बेस पर ये कमेंट, या तो वीडियो डिलीट कर दीजिए या तो फिर ये कमेंट सेक्शन ओपन कर दीजिए। आपको क्यों? क्योंकि यहां वीडियो डालते ही आपसे हजारों लाखों प्रश्न पूछे जाने लगे, तो आपने अपनी मनचाहे स्थिति से उसके बाद इसको PR टीम की तरह यूज करे। ये प्राइवेट संस्था करती है, कोचिंग संस्थान करते हैं। अगर उनके इच्छानुसार कमेंट नहीं आता है तो एक आदमी को बैठाकर, वो अपने टीम को बैठाकर क्या करेगा, नेगेटिव कमेंट को डिलीट करवाएगा, यहां से लेकर गूगल प्ले स्टोर तक सभी जगह वो डिलीट करवाएगा। इसका मतलब आप यही चाहते हैं, आपके नेगेटिव बातों को कोई नहीं सुने, केवल पॉजिटिव बातों को सुने। इसका मतलब है कि लोकतंत्र यहां नहीं है। सीधा सा अर्थ यही है कि आप तीखे सवालों का सामना करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके जो अकाई कॉन्सेप्ट है, जो डलहौजी का कॉन्सेप्ट है, कार्नवालिस का कॉन्सेप्ट है, आप उसको लेकर जी रहे हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार सिस्टम को चलाएंगे। हमको जो पसंद होगा वही हम सुनना चाहेंगे, वही देखना चाहेंगे, वही बोलवाना चाहेंगे। यही चाहते हैं इसका मतलब आप आज के लोकतंत्र में। अब माननीय मुख्यमंत्री से भी सवाल हम पूछते हैं कि भाई ऐसी व्यवस्थाओं को बना कर रखे, आपके आयोग के लोग ऐसे हैं जो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर रहे हैं। अगर सवाल नहीं पूछ सके तो आपके पास कौन सा आधार है कि आपसे कोई व्यक्ति विशेष आपसे सवाल पूछ ले? यही सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में है ना, जहां पर लोग कमेंट कर सकता है, जहां आपसे सवाल पूछा, आप जवाब ना दे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपसे कोई रोका, पूछ रहा है सवाल, आपसे सवाल पूछा, जवाब देना ना देना आपकी इच्छा अनुसार है ना। इसका मतलब कमेंट सेक्शन को बंद कर दीजिएगा, तो बोलने का अधिकार कहां गया भाई? आर्टिकल 19 कहां चला गया? तो बहुत से सवाल अभी जो गड़े मुर्दे होते हैं निकाले जाएंगे। अभी वेट कीजिए, अंत तक वीडियो देखिएगा। आप भी आयोग के लोग जो देख रहे हैं वीडियो ना, आराम से लास्ट तक देखिएगा। अभी मैं सबके सिंडिकेट तक पहुंचूंगा, सबके डिजिटल फुटप्रिंट तक पहुंचूंगा, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ देखिए सब सारी चीजें, ठीक है, ये सब सारी चीजें आप देख लिए, एक निकम्मीपन तरीके देख लिए और एक नया रूल इनका देख लीजिए। संवैधानिक संस्था है तो मेरा अधिकार है, किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार है वहां पर उसका प्रश्न पूछने का, वहां से जवाब तलब कराने का। अब इसका मतलब सीधे प्रधानमंत्री पर पहुंचेंगे, माननीय राष्ट्रपति पर पहुंचेंगे, तो अगर वो PMO ऑफिस का यूज कर रहे हैं तो उनसे सवाल पूछे, क्या PMO ऑफिस बंद कर देगा कमेंट सेक्शन को? तो फिर भाई हम आपकी बात क्यों सुनेंगे? आपकी बात क्यों सुनेगा कोई राज्य के व्यक्ति, देश का व्यक्ति क्यों सुनेगा? ऐसे ही CMO ऑफिस की बात होगी।
तो भाई दो तरफियत बातें नहीं ना, एक तरफी बात तो नहीं हो सकती है ना, दोनों तरफ से बात हो सकती है। ठीक है, वीडियो आपने डाला, आपको लगा गरीबी बेचना चाहिए और गरीबी बेचना चाहिए, तो भाई उसके बीच में कमेंट बहुत से बच्चों को लगा, कोई बहुत अच्छा कमेंट दे रहा होगा, कोई बहुत नेगेटिव कमेंट दे रहा होगा। तो आकलन किए आप इस बात का कि इस वीडियो के बाद सरकार के प्रति रवैया बच्चों का क्या है, आयोग के प्रति बच्चों का रवैया क्या है, उसको मूल्यांकित किए आप। अब मान लीजिए सरकार इसके तलब करेगी इस वीडियो को, तो क्या दिखाइएगा आप, और उसके बाद बड़ाई कर दीजिएगा हमने गरीब बच्चों को का सिलेक्शन होते हुए देखे इस प्लेटफॉर्म पर। ये भी तो साथ में दिखता है उस, मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री बुलाते इस वीडियो को लेकर, रेफरेंस लेकर कोई बच्चा जाता, तो इस वीडियो का कमेंट दिखाता वो ना। 1000 ऐसे 2000 5000 ऐसे कमेंट आपके पास रहते, जहां पर पूर्व मूल्यांकन की बात हो रही होगी, जहां सुधार व्यवस्थाओं में सुधार करने की बात हो रही होगी, तो आपने तो दरवाजा बंद कर दिया। फिर ये सब सारी चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा भाई, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब बोलिएगा फिर बच्चे की आंदोलन नहीं करेंगे। मैंने आप सभी लोगों का फोटो क्या किया है, यहां से हटा दिया है भाई। क्यों? क्योंकि आप फिर कॉपीराइट वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलिएगा। अब आइए, हम दो वीडियो आपने हाल ही में डाला है, एक इस गरीब बच्चे का 333 रैंक लेकर आते हैं, नो डाउट योग होंगे, बिल्कुल होंगे, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कर सकता, पर इनकी कॉपी साथ में रिलीज करवा देते भाई। इनकी कॉपी कैसे लिखी गई है देखो, अभ्यर्थी जो अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए हैं उनको सीखना चाहिए इन कॉपियों से, आप ऐसा कर देते भाई। इनकी जो कॉपी है, मेंस वाली कॉपी है, वो आप पब्लिक डोमेन में डाल देते, या इसी के साथ इनका पीडीएफ टैग कर देते। पीडीएफ टैग करने नहीं आता, हम लोग से सीख लेते भाई। अगर आपकी टीम को नहीं आती है तो कैसे उसका लिंक क्रिएट होता है, आप लगे हाथ इस वीडियो के नीचे एक पिन सेक्शन कर देते कि कॉपी भी देख लो भाई, इनका कितना अच्छा बेहतर कॉपी लिखा है। इंटरव्यू इनका पब्लिश कर देते, तो गोपनीयता का नाम पर आप खेल खेलिएगा। फिर बोलिएगा कि सवाल पूछ रहा है तो ब्लैक लिस्ट कीजिएगा उस बच्चे को, टीचर को बोलिएगा कि मेरी छवि को खराब कर रहा है। तो एक तरफ से केवल एक हिसाब से आईना ही दिखाइएगा कि उसके पीछे परत जितनी बैठी हुई, गंदी परत बैठी हुई है उस आईने पर, वो भी दिखाने की कोशिश कीजिएगा। आप 1000 ऐसे वीडियो लाइए, मैं नहीं मना करूंगा, पर उसके साथ आप जब ये दावा कर रहे हैं कि गरीब बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, तो हर बच्चे का हक बनता है कि ऐसे हर गरीब बच्चे का हक बनता है कि इसके कॉपी को देखे और सीखे कि हमने मेरा जो सीनियर जो सेलेक्ट हुए हैं वो कैसे कॉपी लिखते हैं। उनका हक बनता है। केवल आपकी बड़ाई में बातें कर देना या व्यवस्थाओं को केवल दबाव में बोल देना सही है, तो ये कैसे माना जा सकता है? आप भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को। जो आने वाले समय में जो बच्चे तैयारियां करेंगे उसको भ्रमित कर रहे गरीबी के नाम पर। इसका लाभ कोचिंग संस्थान लेगा। फिर आप बोलिएगा कोचिंग माफिया आगे बढ़ गया है, और कोचिंग माफिया भी वीडियो डालना शुरू करेंगे। आप परेशान मत होइए। आपने जो पासा फेंका है ना बच्चों को, और सरकार अपने पीआर टीम को ठीक करने के लिए, पीआर को कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए पीआर टीम को लगा रखे हैं सरकार के सामने अपनी छवि ठीक करने के लिए, आपके लिए बहुत एक दिन घातक होगा। आपको इसके लिए पानी पीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब सब कोचिंग संस्थान गरीबी बेचना शुरू करेंगे और माफिया बन के बैठेंगे और गरीब बच्चों का शोषण होगा। अरे आपके पास कौन ऐसी टीम हमको समझ में नहीं आती है, कौन ऐसा राय दिया आपको ये भाई? एक संवैधानिक संस्था गरीबी को बेचने के लिए, ऐसे ही कोचिंग संस्थान, सारे देश के कोचिंग संस्थान गरीबी बेच रहे हैं। इस पर विवाद कितना हुआ आपको नहीं पता है? चलिए अब आते हैं, अब ये क्यों मैं वीडियो लेकर आया हूं, ये क्यों 2 स्लाइड लेकर आया, अभी मैं बताता हूं। आराम से वीडियो देखिएगा आप सभी लोग। ये अपने वीडियो में 1 मिनट 57 सेकेंड पर क्या बोलते हैं, 13 दिसंबर को प्री हुआ था, उसी समय विवाद हुआ, पर पेपर लीक हो गए, एग्जाम को धांधली हो गया, एग्जाम में धांधली हुआ, ऐसा इनके द्वारा कहा जा रहा है। तो भाई आपका ये विचार हो सकता है ना, जो वहाँ हजारों बच्चे थे, 10,000 20,000 बच्चे जो लाठियां खाए हैं, क्या उनके विचार हो सकते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है? आप उन 1000 बच्चों की मांग को, वो कितना सही है कितना गलत है, उसका जजमेंट आप दीजिएगा बैठ के, कि न्यायपालिका जजमेंट देगी इसका, आयोग जजमेंट देगा इसका? इसके लिए न्यायपालिका बैठी हुई है। कितना सही मांग था कितना गलत मांग था, वो जजमेंट देने का अधिकार केवल न्यायपालिका को है। किसी संवैधानिक संस्था, अर्थात हम
बीपीएससी की बात बोल रहे हैं उसकी नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो गया उसका अधिकार यह है। अगर आपकी इतनी समझ, बेसिक समझ नहीं है तो फिर आप क्यों बने डीएसपी भाई? फिर आप पर लोग पीछे पड़ जाएगा, लोटा सब लाठी डंडा लेके पहुंच जाएगा, हर चीज को लेकर प्रश्न करना शुरू कर देगा, सुबह शाम दोपहर आपसे प्रश्न पूछा जाने लगे। फिर आप प्रशासनिक तंत्र का पूरा उन लोगों पर तमगा लगाना शुरू कर दीजिएगा, पीछे लगा दीजिएगा, फलना आदमी हमारे पर सर्च कर रहा है, घर तक पहुंच जाएगा, आपके पुराने इतिहास को खोलना शुरू कर देगा। तो फिर बोलिएगा कि लो मेरे पीछे पड़ गया। आपको इतनी समझ विकसित नहीं है, आप अधिकारी बने हैं ना, तो क्या ये आप जजमेंट दे सकते हैं? ये आपका ये अधिकार क्षेत्र में है? कितना भी आपको बीपीएससी दबाव डालता, आप सीधा डिनाई कर देते हैं, मैं नहीं जा पाऊंगा। और जाते भी तो आप अपने शब्द सीमा को तय कर लेते, हमको क्या बोलना है, कितना बोलना है, किस तरीके में बोलना है। क्या उस कोर्ट जब आंदोलन हुआ था तो क्या उसको कोर्ट ने अनलीगल घोषित किया था? सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए थे ना। तो आपको इतनी समझ में नहीं है। चलिए आइए बात करते हैं। 2 मिनट 26 सेकंड में इनका वीडियो देख लीजिएगा आप सभी लोग, और अभी तक सभी लोग वीडियो देखे होंगे। मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा हूँ, कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट लगा देंगे ये लोग, क्योंकि इन लोगों को यही आता है। 2 मिनट 26 सेकंड में अपने इस वीडियो में बोलते सीट नहीं बिकता है, हर गरीब बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता, ऐसी धारणा लोग बनाते। कौन बेवकूफ आपको बोल दिया है जी गरीब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? आप जो भी आयोग बोलेगा, जिस संदर्भ में बोलेगा, बोल के निकल जाइएगा। कौन बोलता है गरीब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है? आज पहली बार आपका सिलेक्शन हुआ है बीपीएससी में? बीपीएससी में पहली बार किसी गरीब बच्चे का सिलेक्शन हुआ है या किसी एग्जाम में? तो ये पीआर ठीक करने की जरूरत है। आयोग कुछ भी बोल देगा, बोल के निकल जाइएगा। आप चयनित हुए हैं, अपने प्रशासनिक दायित्व के अनुसार काम करने की कोशिश कीजिए। गरीब गुरबा का शोषण बहुत होता है, तो गरीब गुरबा के लिए काम करने की कोशिश कीजिए, ना कि किसी की चाटुकारिता अभी से शुरू करना शुरू कर दीजिए। आयोग कोई बोलेगा, नेता कोई बोलेगा, विधायक सांसद कुछ बोलेगा, उसके अनुसार कहना शुरू कर दीजिए। आप जब गरीब थे आपका कितना शोषण हुआ होगा, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से शोषण किया गया, आपको नहीं पता है? आप बनते ही फिर आपके पास पंख लग के बोलना शुरू कर दिए कि नहीं देखिए हम व्यवस्थाओं में हम गरीब का सिलेक्शन नहीं होता था। आप इसका आंकड़ा मैं दूं? अगले वीडियो में आंकड़ा दे दूंगा कितने 69 में गरीब बच्चों का सिलेक्शन हुआ, 68 में, 67 में, या शुरू से लेकर अभी तक। तो कुछ बोलने से पहले शब्द सीमा तय करने की कोशिश कीजिए। किसी के दबाव में आके बाकी बच्चों का मांग को ना खराब मत कीजिए। उनका मांग है वो रखेंगे, आयोग को लगेगा, सरकार को लगेगा, न्यायपालिका को लगेगा वाजिब है तो वो उसकी मांगों को पूरा करेंगे। तीनों व्यवस्थाओं को नहीं लगेगा कि वाजिब नहीं है तो भाई उसको डिनाई कर जाएगा। आप कौन होते हैं जजमेंट देने वाले? आयोग कौन होता है जजमेंट देने वाला किसी व्यक्ति विशेष का? इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। उसके बाद 2 मिनट 34 सेकंड में गांव के बच्चों का इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता, ये कौन बेवकूफ आपको बोल दिया? आयोग बोला है आपको ये कहने के लिए? और कौन कोचिंग संस्थान ऐसा बात कभी बोलता है कि नंबर नहीं मिलता? मैं खुद किसी संस्थान में इंटरव्यू बोर्ड का पैनल था, वहां बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, बहुत जगह सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, नंबर कैसे नहीं मिला? मेरे बार इस बार भी बहुत से बच्चों को मेरे इंटरव्यू नंबर बेहतर मिले हैं। कौन बोल दिया आपको गरीब बच्चों को इंटरव्यू नंबर नहीं मिलता है? बोलने समय थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता का यूज कर लेते भाई। डीवाईएसपी बने हुए किसी प्रशासनिक पद पर आप जा रहे हैं, जिम्मेदार पद है, आपके द्वारा कोई भी शब्द बोला गया वो लकीर बन जाएगा आज के बाद। आपको यह समझ में नहीं है? प्रशासनिक लकीर बन जाएगा। आप किसी भी दबाव में आके कुछ भी बोल दीजिएगा। आपके पास कोई ऐसे आंकड़े हैं जहां पर यह बातें बोली गई है गांव के बच्चों को इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलता? मैं 69 में बताता हूं, 68 का आंकड़ा बताता हूं। बिना मतलब की बातों को शुरू मत कीजिए, नहीं तो ये तीर कहां तक जाके लगेगी किसी को नहीं पता है। जब ऐसा शुरू कीजिएगा तो हमारे जैसे लोग आपसे हजार नहीं लाखों सवाल पूछना शुरू कर देंगे। हम लोग उस कैटेगरी के नहीं है कि आप स्ट्राइक मार दिया, स्ट्राइक मारिए फिर नया चलन बनाएंगे, फिर स्ट्राइक मारिए फिर नया चलन बनाएंगे, पर तब तक करते रहेंगे जब तक आप व्यवस्थाओं को ठीक नहीं कीजिएगा। और जो व्यक्ति चयनित हुए हैं ना, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जिम्मेदारी के साथ अपने कार्य और दायित्व का निर्वहन कीजिए। कि राज्य को ऐसे लोगों की आवश्यकता है ना जो जवाबदेहिता के साथ काम कर सके।
किसी का दलालीपन ना करना शुरू कर दे, किसी का है ना, किसी की चाटुकारिता का शुरू ना कर दिया, वो किसी भी व्यक्ति विशेष की बात कर रहा हूं, मैं संस्था की बात नहीं कर रहा हूं। कब तक ये सब करते रहिएगा भाई, कब तक? अब ये जाके तीनों मैंने दिया है, इसको जाके देख लीजिएगा। बाकी ये 3 मिनट का वीडियो में 3 जगह आपकी ये चीज़ें, बहुत सी चीज़ें निकाली जा सकती है, पर उतना क्यों जाना जहां से चीज़ें समझाई जा सकती है। एक जवाबदेह प्रशासनिक पद पर आप जवाबदेह तरीके से बोलना सीखिए, उसको सामने रखने की कोशिश कीजिए, किसी को बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। अब इस कितने बच्चे यह समझ लेंगे, गरीब के बच्चे, गांव के बच्चे ये समझ लेंगे भाई इंटरव्यू में हमको नंबर नहीं मिलेगा तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा? ये भी तक पक्ष है ना। क्या ऐसा शुरू से चलता आ रहा है? आपको जो भी आयोग बोलेगा, आयोग के लोग बोलेंगे, वो बोल के निकल जाइएगा और आपसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। वीडियो डिलीट करवा दीजिए, बहुत अच्छा होगा, नहीं तो पूरा कैरियर आपका बर्बाद हो जाएगा। इसी संदर्भ में मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं अभी भी, और आयोग को भी मैं एडवाइस दे रहा हूं कि आप ऐसे वीडियो मत बनाइए, नहीं तो कोचिंग माफिया इसका लाभ करोड़ों अरबों खरबों रुपया में लेके जाएंगे, गरीब बच्चों का बिजनेस बनाकर। आप वो काम मत कीजिए जिससे ना नए नए दरवाजे खुल जाए। तो वीडियो डिलीट कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें कोई डर वाली बात नहीं है, ये आने वाले भविष्य को सुरक्षित रखने वाली बात है। चलिए आगे आप बात करते हैं। अब है इनके द्वारा जो भी बातें बोली गई है, 13 दिसंबर को पेपर लीक हो गया, धांधली हो गया, सीट नहीं बिकता, ये सब बातें हैं। तो यहाँ पर हमारी मेहनत हमारा अधिकार, अब और अन्याय नहीं सहेंगे। तो भाई आप जो बात बोल रहे हैं वो कितना कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा है। तो योग्य उम्मीदवार का चयन तभी हो पाएगा जब योग्य तरीके से, पारदर्शी तरीके से, पारदर्शिता को लेकर हम चीज़ों को इस्टेब्लिश करेंगे, आयोग इस्टेब्लिश करेगा और वो दावा करेगा कि देखो पारदर्शिता ये है। आप 333 का लेके आते, ऐसे सारे का वीडियो बना दिए, सारे का कॉपी अपलोड करवा दिए, साथ में वीडियो अपलोड करवा दीजिए इंटरव्यू का, तो सभी लोग फेयर समझेंगे, पारदर्शिता समझेंगे। पारदर्शी अब व्यवस्था अपना के रखा हुआ आयोग। अब किसी गरीब बच्चे, खास बच्चे का वीडियो डालिएगा, सवाल बनेगा ही ना। अमीर बच्चों का भी डालिए, कौन IIT से पढ़कर आया है, कौन इंग्लिश मीडियम से पढ़कर आया, हमारे यहाँ प्राथमिक स्कूल का हालत क्या है आपको नहीं पता है? उन बच्चों की मैं बात बोल रहा हूँ। कितने अच्छे बच्चे थे जो ग्रामीण परिवेश से आए हैं, प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन स्कूल से कंप्लीट करके आए। ये भी आंकड़े दे दीजिए ना, तो लगेगा नहीं पारदर्शिता अपना कर रखे हुए। नहीं तो आपका खास तीर, आपका खास निशाना होगा कि आप ही एक तीर निकालिएगा, खास तरीके का तीर निकालिएगा, खास निशाना बना करके वहीं मारिएगा। अरे जितने आपके तर्कस में तीर थे सब निकाल के ला के देते बच्चों को। देखो भाई हमने 70 में एक मापदंड तय किया है, तो वो तो नहीं कीजिएगा, बाकी सब कर लीजिएगा, आपको वही जाता है। अब आइए इस पॉडकास्ट पर, आइए भाई। अब पॉडकास्ट में कुछ मैं मिनट बोलता हूं, जाके मिनट में देखिएगा। 1 मिनट 53 सेकंड में बोलते, फॉर्म भरवाते समय मीडियम नहीं भरवाता है। तो भाई हिंदी और इंग्लिश का जो कॉपी चेक करने वाली टीम बनाते हैं वो कैसे लेकर आते हैं? पहला सवाल। ये सब बकेती वाला है ना, बकेती वाला पॉडकास्ट में शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, नहीं तो हम लोग तब से बहुत सी चीज़ें निकल जाएगी। कुछ भी बोल के निकल जाइएगा। आपके पास आंकड़े ही नहीं हैं तो ठीक है, भरवाते नहीं है मान लिए, तो आप किन आधार पर लेकर आते हैं? इसका मतलब सबका कॉपी पलट पलट कर देखते हैं कि कौन हिंदी मीडियम का, कौन इंग्लिश मीडियम का, कितना कॉपी इंग्लिश का, कितना हिंदी का है, पलट के देखते। इसका मतलब तो गोपनीयता वहीं समाप्त हो जाती है। आंकड़े नहीं होंगे आपके पास तो कैसे आप बुलाते हैं भाई कॉपी चेक करने के लिए आप सभी प्रोफेसर को सारे के कॉपी पलट पलट के देखते हैं? कुछ तो तरीका होगा आपको ना। तो पॉडकास्ट में आप एक पद पर बैठे हुए हैं और आप इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। आप इस तरीके की बात कह सकते हैं कि मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है? तो चलिए आगे बात करते हैं। फिर आप बोलते हैं 2 मिनट 7 सेकंड में हमें नहीं पता कि रिजल्ट में कितने हिंदी मीडियम के हैं, कितने इंग्लिश मीडियम के हैं। तो ठीक है, नहीं बोलते हैं, नहीं पता है, ये आपको बात पता नहीं है ना। तो फिर आप कैसे आप बोलते हैं कि भाई हम इंग्लिश वाले के साथ और हिंदी वाले के साथ पार्शलिटी नहीं करते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ता है, कॉपी रिव्यू अच्छे तरीके से होता है, आप डाटा एनालिसिस नहीं करते हैं? आप कैसे ये बात दावा करते हैं? आपके पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम का कोई छात्र है या नहीं। हमको प्राथमिक रूप से हमें पता है रिजल्ट कितने हिंदी मीडियम का नहीं हुआ है और इंग्लिश मीडियम का नहीं हुआ, आपको नहीं पता रहता है? जब आप गरीब बच्चे का आंकड़ा निकाल सकते हैं, किस जगह पर है,
कहाँ पर वो रहता है, किस तरीके से वो पढ़ा है, तो क्या आपके पास ये आंकड़े नहीं होंगे? ये थेथोलॉजी वाला बात हुआ ना जी, कि हम बोल दिए सो बोल दिए। आपके पास आंकड़े नहीं है तो व्यवस्था बनाइएगा ना। आपके पास वो सारे तंत्र होने चाहिए जिसके आधार पर एक व्यवस्था ऐसी हो जहां पर सवाल जवाब किया जाए, उसका जवाब दे सके आप। तो भाई क्यों नहीं रखते? तो जब आप, एक बात और बताइए मुझे, जब आप एनुअल रिपोर्ट विधानसभा में रखते होंगे तो उस समय क्या आंकड़े नहीं देते हैं? तो विधायिका से एक सवाल है भाई, तो किस प्रकार की व्यवस्था अपना कर रखे हो जहां पर आपको हिंदी भाषी राज्य में ये भी पता नहीं है कि हमारे स्टेट में जब प्रशासनिक पदों पर लोगों का चयन हो रहा है उसमें हिंदी भाषी लोगों का चयन कितना हो रहा है, आपको ये भी नहीं पता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जब विधानसभा में इंग्लिश में चलता हुआ बैनर को डांट डपेट सकते हैं, हटाने की बात कर सकते हैं, तो भाई तो फिर तो ये दोगलापंथी वाली बात हो गई। हम दिखाना कुछ और चाहते हैं, करवाना कुछ और चाहते हैं, बनवाना कुछ और चाहते हैं। आप ये डिनाई कैसे कर सकते हैं भाई कि हमको इंग्लिश और हिंदी मीडियम का पता नहीं है? तो जब एनुअल रिपोर्ट आप विधानसभा में रखते होंगे, वार्षिक अंक रखते होंगे, हर साल जो रखनी है आपको, तो उस समय जब विधायिका ये सवाल नहीं करती है आपसे, और नहीं करती तो विधायिका पाथू है, तो आपको बेहतर काम करने का तरीका नहीं पता है। तो इसका मतलब सब एक ही पत्तल चाटे जा रहे हैं भाई, कि नहीं इसमें भी ये चीज होनी चाहिए, इसमें भी नहीं होनी चाहिए। सभी चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, सभी एक दूसरे से मिले हुए हैं भाई। अब ये सोच के देखिए, बोल रहा है तो ये बात, अब हिंदी राज्य में ये पता नहीं हो पा रहा है कि हिंदी मीडियम के कितने लोगों का चयन हो रहा है। दुर्भाग्य की बात है ना। आपका राज्य बिहार राज्य कौन सा स्टेट है? हिंदी राज्य स्टेट है ना। भाषा उसकी कौन है? इंग्लिश यहाँ की भाषा है। तो जो हिंदी भाषा की बात हो रही है, हिंदी में कितने लोगों का चयन हो रहा है, ये अधिकार नहीं होना चाहिए यहाँ के नागरिकों को जानने का? या विधायिका को, जनप्रतिनिधियों को ये अधिकार नहीं होना चाहिए? आप ना एनुअल रिपोर्ट पब्लिक करते हो तो लोगों को पता चल पाए, तो क्यों नहीं? क्योंकि पूरी व्यवस्था सड़ी गड़ी बना कर रखनी है। चलिए अभी और आगे आते हैं। 3 मिनट 1 सेकंड में बोलते कितने हिंदी मीडियम के, कितने इंग्लिश मीडियम का सफल अभ्यर्थी, ऐसी कोई आंकड़े नहीं है। फिर आप कुछ देर के बाद बोलते हैं कि 5 मिनट 10 सेकंड में ये बात बोलते हैं कि 71वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा कॉपी चेक हो रही है, उसमें लगभग 1100 अभ्यर्थी, उनमें से 11,000 अभ्यर्थियों में से 5596 अभ्यर्थी हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं और लगभग 5400 इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी हैं। कोडिंग के बाद परीक्षक को बुलाया जाता है। तो भाई जब 71वीं में आपके पास आंकड़े, 70वीं में नानी घर चला गया था, सबके छुट्टी पर गया हुआ था, सब लोग बेतुकी बात बोल के निकल जाते हैं। जब आपके पास ये आंकड़े हैं कि 11,000 अभ्यर्थियों में से 5596 हिंदी आंकड़े, जब ये बात आप 5 मिनट 10 सेकंड में बोल रहे अपने पॉडकास्ट में, मैं अपनी बातें नहीं बोल रहा हूं, मैं कहीं से लेकर ना आपके पॉडकास्ट से ही निकाल के बातें बोल रहा। 5 मिनट 10 सेकंड पे वीडियो फॉरवर्ड करके एक बार देख लीजिए। तो भाई आप क्या करते हैं, बोलते हैं ना हिंदी इंग्लिश का आंकड़े ये है मीडियम के, तो जब बच्चा यहाँ पूछ रहा है कितना क्या है व्यवस्था, कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो आप नहीं बता पाइएगा। इन 5400, जो 71वीं की बात हम कर रहे हैं, 71वीं से कितना हिंदी के बच्चे का अभ्यर्थी का चयन हुआ है और कितना इंग्लिश बच्चे का चयन हुआ है, ये नहीं बता पाइएगा। बिल्कुल बता पाइएगा, और नहीं बता पाए तो आपकी निकम्मापन यह स्थिति है। आप गोपनीयता के नाम पर कुछ भी खेल जाइएगा। आप क्योंकि पॉडकास्ट में आपने ही खुद ये बात बोली है ना, कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति तो बोल नहीं रहा है। आप एक जगह बोलते नहीं है, दूसरी जगह बोलते हैं कि हमारे पास आंकड़े होते, कोडिंग करने से पहले हम ये आंकड़े जुगाड़ करते हैं भाई, ताकि हम परीक्षक को बुला पाए। तो भाई 70वीं के रिजल्ट में आप ये सब क्यों नहीं कर पाए, ये क्यों नहीं बता पा रहे? आपके पास सब आंकड़े हैं, आप बताना नहीं चाहते क्योंकि खेल बहुत दूसरे तरीके के खेले गए होंगे। क्योंकि मैंने कॉपियां चेक की है ना, मुझे पता है कि योग बच्चों का सिलेक्शन होना चाहिए था। बहुत बच्चे अभी बाहर हैं जो बाहर आपसे आंदोलन में भागीदार बनेंगे। अब बहुत से ऐसे बच्चे जो 166 नंबर का मैं कॉपी दिखाया हूं, एक तो वैसी कॉपी है। अभी दावे के साथ बोलता अगर नहीं हम लोग गलत, हम लोग सारे बच्चे गलत हैं, मैं भी इंक्लूड उसमें गलत हूं, तो आप जितने सेलेक्ट हुए हैं बच्चे, उसके सारे कॉपी का मीन्स कॉपी को पब्लिक डोमेन में दिखा दीजिए। अगर आप सही हो गए मैं बोलना छोड़ दूंगा आज के बाद, और आप गलत हो गए तो फिर उसका जवाब हर स्तर पर देने को तैयार रहिएगा। पर आपको पता है कि कैसे कैसे लोगों का कॉपी चेक हुआ है,
अरे क्वेश्चन छोड़ दिया, टॉपर बना हुआ है भाई। और लोग सिलेक्शन होने पर ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे ऐसे लिखा जाता है, जीएस ऐसे लिखा जाता है, और कॉपी में जब कंटेंट देखा जाता है तो भाई वो तो क्या बात बोले, बोलने भी नहीं बन रहा है, क्योंकि वो सेलेक्ट हो गए ना। और बच्चे यही दावा करेंगे तो सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट होना एक पैमाना नहीं है भाई। योग उम्मीदवार को योग दिखने जैसी स्थिति में भी होना चाहिए, बोलने जैसी स्थिति में भी होनी चाहिए कि हाँ सबसे योग है। मान लीजिए 71वीं में बच्चों का 11,000 अभ्यर्थी मेंस दिए हैं, उसमें से जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो 11 में सबसे योग्य बच्चे होंगे ना, कि अपने मन से कुछ भी इच्छा पूर्ति कर लीजिए। अब आइए, अब 3 मिनट 52 सेकंड में आप बोलते हैं 70% अधिक मार्क्स और 30% से कम मार्क्स दिया गया तो हेड एग्जामिनर के लॉगिन में चला जाता है। ठीक है, 70% और 30% कम की बात कर रहे हैं। चलिए आगे मैं बात करता हूं इसी में। चलिए एक आरटीआई आपका आया हुआ है, न्यूनतम आप दिए हैं जीएस का 1 में 4 नंबर, जीएस 2 में 3 नंबर और एसए में 0 नंबर। अब ये आंकड़े याद रखिएगा, याद रखिएगा इस आंकड़े को। आपने ये बात बोला है और इधर जीएस 1 में अधिकतम 192, 162, 199 एसए में आया है। ये आंकड़े आपके याद रखिएगा भी। अब आप ये बात बोल रखे हैं, आरटीआई के थ्रू आपने बोल रखा है। यहाँ पर आइए, आपने बोला कि 75% मार्क आया है। यहाँ पर आ जाइए कि 70% अधिक मार्क्स और 30% कम मार्क्स दिया गया तो हेड एग्जामिनर लॉगिन में चला जाता है। तो भाई हेड एग्जामिनर कितने कॉपी को चेक किया है? 1 सेकेंड। चलिए, आपने ये बोल दिया हेड एग्जामिनर कैसी प्रवृत्ति को बना के रखा है। अगर हेड एग्जामिनर ये प्रोसेस अपनाता है तो मुझे यह बताइए कि ऐसे कितने कॉपियां थी जिनको हेड एग्जामिनर ने बाईपास किया था? आपके पास कोई आंकड़ा तो होंगे ना। उनके भी जब आप बोलते हैं तो कंट्राडिक्शन खड़ा होता है कि भाई आप कुछ चीज़ आपको नहीं पता है, हिंदी और इंग्लिश का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, या मूल्यांकित कॉपी कैसे हो रही है। किसी को 70% दिया गया होगा, मूल्यांकन करने की पद्धति क्या होगी, 30% कम मार्क्स दिया गया उसकी पद्धति क्या होगी? आपने ये प्रकाशित किया नहीं, क्योंकि आप कुछ दाव पेच करना चाहते हैं। वहीं 4 मिनट 29 सेकंड में बोले निबंध में कई लोगों को 75% मार्क आया है। और 75% मार्क आया कितना होता है? 225 होता है ना। आपको हाईएस्ट कितना आया है? 199 आया है भाई। आप नहीं लग रहा है आप कुछ अनर्गल बातें कर रहे हैं, कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जहां से सवाल आपसे पूछा जाए। आपका हाईएस्ट मार्क इस बार एसए में 199 है और आप बोल रहे हैं उस मिनट इतने सेकंड में आप क्या बोल रहे हैं भाई कि आपका हाईएस्ट नंबर कितना आया बच्चे को? 75% तक मार्क आए हैं। निबंध में कई लोगों को 75% मार्क आया। आप 4 मिनट 29 सेकंड में ये बात बोलते हैं तो नहीं लगता आपके पास आंकड़े की कमी होगी? लोगों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आंकड़ा खेल रहे हैं, जैसे पीआईबी पर आंकड़ा खेला जाता है। अगर पीआईबी पर 300 करोड़ लिखना है, 300 करोड़ लिखना है तो भाई सुन्ना बढ़ा के लिखता है। अगर मान ली 30,000 आपको लिखना है, 32,526 रुपया लिखना है, मान लीजिए इतना करोड़ रुपया है, तो क्या करेगा? पीआईबी पे आंकड़े क्या लिखे जाएंगे? 3,25,026 करोड़ रुपया ऐसे लिखा जाएगा आंकड़ों को, ताकि लंबा दिखे कि बहुत पैसा है, सरकार बहुत पैसा खर्चा कर रही है।
पर रहता है वो आंकड़ों में कम। ऐसे ही आप आंकड़ा आंकड़ा खेलना चाह रहे हैं क्या? आपको नहीं पता 75% मार्क कितना होता है और आपका हाईएस्ट मार्क कितना गया? इसका मतलब आपको भी नहीं पता है पॉडकास्ट में आने से पहले कि बीपीएससी ने हाईएस्ट मार्क ऐसे में कितना दिया था। तो आधा अधूरा करके आते, फिर आप बच्चे पूछेंगे सवाल तो बोलेंगे कि धूमिल कर रहा है। उसके बाद और आइए, ये सब बातें हो गई। और जब इतनी बातें आप कर रखे सारी बात, फिर बात होगी पारदर्शिता लाओ भाई। और न्याय यही है कि मीडियम के साथ समान व्यवहार हो। उसके बाद सही आंकड़े सार्वजनिक हो। सही आंकड़े आप दीजिए, गलत आंकड़े दीजिएगा आपसे 10 सवाल नहीं 50 सवाल पूछा जाएगा। आप आंकड़ों को सही कीजिए, सार्वजनिक कीजिए, लोगों को तब बताइए, समझाइए कि आंकड़े इस तरीके से पूछे बताए जा रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं, जो आप दिखा रहे हैं, वो दोनों समान होना चाहिए। नहीं तो फिर प्रश्न पूछा जाएगा, सवाल कई होंगे, जवाब कहाँ है, फिर आपसे पूछा जाएगा तो फिर आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा। पीआर टीम लगा दीजिएगा, किसी को डिब्रीज कीजिएगा, किसी को ब्लैकलिस्ट कीजिएगा, XYZ कीजिएगा आप। तो ये सब काम धंधा बंद कीजिए। अभ्यर्थियों की आवाज़ है, न्याय की मांग की जा रही है, तो भाई उसका कंसर्न मामला देखिए, उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए। क्लियर है? अब है कि आप पूछते हैं 8 मिनट 9 सेकंड में कुल अंक समान लाने पर रिटेन का अंक कितने हैं? GS1 GS2 ऐसे, उसके बाद ऐसे का नंबर देखा जाता है। यही बात बोलते हैं आप, अपने SOP में बातें बोल रखे हैं। तो मुझे ये बात बताइए, GS1 GS2 और ऐसे, तो भाई ऑप्शनल पेपर की क्या योगदान है भाई? ऑप्शनल पेपर का कुछ योगदान रहेगा या नहीं रहेगा? जीएस पेपर अगर मान लीजिए रिटेन में समान अंक जीएस ऐसे शामिल हो रखा है, तो फिर दोबारा उसको ऐसे क्यों नंबर लाना? नंबर देखा जाएगा। वैसी व्यवस्था को कायम करना जहां पर समान होगा, बच्चे की योग्यता के आधार पर नंबर दिया जाएगा। तो उसमें ऑप्शनल पेपर जब ऑब्जेक्टिव आपका, उसमें समान अंक हो सकता है, अंतर वहां दिख जाएगा साफ। पर यहाँ पर इच्छा पूर्ति हो रहा होगा ऐसे में ना, जैसे इच्छा पूर्ति किया गया है सभी कॉपी चेक करने वाले के द्वारा, किसी को कुछ नंबर, किसी को कुछ नंबर। 166 नंबर जीएस के फॉर्मेट में लिखा गया, इससे उसको नंबर दे दिया 166। और बहुत अच्छी कॉपियां को क्या किया गया, कम दिया गया। तो भाई कैसे मानक बन सकता है एक ही चीज 2 बार? उसके बाद बहुत से आधार आपके हैं, उम्र देखी जाती है, XYZ देखी जाती है। आपके पास इतनी समझ नहीं है, ऑप्शनल क्यों लेकर आए, ऑब्जेक्टिव क्यों लेकर आए? केवल उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लेकर आए हैं कि उसकी कहीं भी उपयोगिता बनाइएगा? बस यही कि ऑप्शनल में पास नहीं करेगा तो नंबर, जो बच्चे रिटर्न में समान अंक ला रहे हैं, एक बार ऐसे जब आप शामिल कर ही लिए हैं रिटर्न में, कुल अंक GS1 GS2 ऐसे आ रही है। कौन बात बोल रहा है? ये आप बात बोल रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। पर आपका जो पुराना लो है, जो पुरानी आपकी मार्गदर्शित पुस्तिका है, अंक कैसे कॉपियां चेक होंगी, उसमें आप बोलते हैं कि भाई जब रिटर्न मांग अंक समान हो जाएगा तो ऑप्शनल से हम चेक करेंगे। पर आप 17वीं में क्या करते हैं, ऐसे को शामिल कर देते हैं, बीच में ही नया नियम लेकर आते हैं। तो जब वैकेंसी निकल जाती है, बीच में नियम बदले जा सकते हैं। आपको इतनी समझ नहीं है। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बोलेंगे हमारा छवि धूमिल कर रहा है। फिर आप बोलते हैं 9 मिनट 46 सेकंड में 1 स्क्रीन जो एलिवेशन या मार्किंग है, कॉपी जांच जल्दी हो जाती है, पैरवी की कोई गुंजाइश, पैरवी की जो गुंजाइश है कम होती है। इसका मतलब आप बोलते हैं कि पैरवी पहले होती होगी। तो भाई पहली 70 से पहले जितनी वैकेंसी आई उसकी पैरवी कितनी हुई, उसकी भी जांच करवाइए आप तब। इसका मतलब आप यही कहना चाहते हैं ना कि पैरवी की गुंजाइश कम हो जाती है, इसका मतलब पैरवी पहले होता होगा। ये व्यवस्था जब तक नहीं थी तो भाई चलिए 70 से पहले जितनी भी आयोग ने ली है वैकेंसियाँ क्लियर करवाई है, उसकी जांच बैठवाइए, कितने लोग पैरवी वाले पहुंचे हैं। दूसरा बात कि ओमार व्यवस्था को आपने बहुत ऐसे OSM व्यवस्था को बहुत अच्छा बताया, पारदर्शी बताया है। तो चलिए एक और आंकड़ा मैं दिखाता हूं। चलिए, ये झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा झारखंड लोक सेवा आयोग में जो पारदर्शिता अपनाई जाती है ना, उसका जीता जागता सबूत है। वहां का जो कॉपी रिव्यू करने वाले लोग हैं, उनमें से लोग ने माननीय राज्यपाल को एक लेटर लिखा है। तो क्या बिहार में यह संभव नहीं है? और बिहार में अगर ऐसा होता है तो प्लीज जो कॉपी चेक करते हैं प्रोफेसर, वो अपनी है ना थोड़ा सा बच्चों के सपोर्ट में ये सब कर सकते हैं, ताकि आयोग जो अगर ऐसा कुछ कर रहा होगा तो उसकी पोल खुल पाए, महामहिम तक ये बातें पहुंच पाए। मैं क्यों बार बार महामहिम की बात करता था? इसलिए करता था ना, वही सबसे सर्वसर्वा है भाई। यहाँ तुरंत जवाब तलब कर लेंगे, राष्ट्रपति तुरंत जवाब तलब कर लेगी, तो आयोग के चेयरपर्सन और पूरे अधिकारियों को पैर फूल जाएगा 2 सेकंड में।
सांस तक नहीं ले पाएंगे। कैसे लोग भाग रहा है जेपीएससी से, वैसे ही यहाँ पे होने लगेगा। इस चीज़ को समझिए। जो 11वीं प्रशासनिक सेवा परीक्षा है उसमें क्या है कि उन परीक्षक अर्हता नहीं रखते हैं, उनको शामिल कर 70 पर अधिक अंक नंबर दिलाया जा रहा है, जबरदस्ती नंबर दिलाया जा रहा है। ऐसी 10 कंसर्न उन्होंने बातें, 4 कंसर्न बातें कही हैं, पर जो कॉपी चेक करा उसने आप लिख के भेजा है राज्यपाल को। तो बिहार में अगर ऐसी व्यवस्था है OSM का, तो क्या आपको नहीं लगता है OSM की व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, उसके कंसर्न को ठीक करने की व्यवस्था है? बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता है कि ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे ठीक करनी चाहिए? जब एक जगह इस तरह के प्रश्नगत किए जा सकते हैं, माननीय राज्यपाल को लेटर लिखे जा सकते हैं, तो इससे दरकिनार किया जा सकता है। बिहार लोक सेवा आयोग में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हो रही होगी। पर हाँ, ये तब साबित होगा जब यहाँ के रिव्यूअर जो होंगे, कॉपी जो चेक करते हैं, उनमें से कोई लोग, 10 लोग, 15 लोग, 2 लोग, 4 लोग क्या करेंगे, माननीय राज्यपाल को ऐसा लेटर लिखेंगे। तो कोई भी कंसर्न लोग हैं जिनके चचा भतीजा कोई भी शामिल हैं कॉपी चेक करने में, उनको मोटिवेट कीजिए, भाई समझाइए, अगर ऐसा होता है, ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो भाई कीजिए। साफ लिख रहा है यहाँ पर, हम परीक्षक जो नंबर देते हैं उस नंबर को कंप्यूटर के माध्यम से बदल दिया जा रहा है। जो जिस विषय का प्रोफेसर नहीं है उस विषय के कॉपी जांच कर रहे हैं। ये बात साफ लिख रहा है। यही OSM प्रक्रिया के तहत ये चीजें हो रही है, क्योंकि डिजिटली चीजें बदली जा सकती है। हार्ड कॉपी में लिखा रहता तो उसको काट के नहीं लिखना पड़ता। तो आप व्यवस्थाओं के नाम पर कुछ थोड़ी कह दीजिए कि नहीं बहुत पारदर्शिता है। ऐसा एग्जाम्पल सेट है? सोच के देखिएगा, कुछ बातें कहने से पहले, करने से पहले क्या करते। 14 मिनट 1 सेकेंड में हर सप्ताह 10 दिन देखते हैं, ग्राफिक देखते हैं, अधिकतम और न्यूनतम अंक के बीच तालमेल करते हैं। तो उस बीच में जितने नंबर दिए गए सारे क्वेश्चंस में, तो क्या उस सारे क्वेश्चन मूल्यांकित होते हैं कि केवल 0 नंबर वाला होता है, या जो हाईएस्ट जब नंबर दिया जाता है या लोएस्ट नंबर दिया जाता है उसका ही एनालिसिस आप केवल करते हैं? तो भाई उसके बीच का जो नंबर वाला क्वेश्चंस होगा, क्या उसका मूल्यांकन हो पाता है? ऐसी कोई आंकड़े हैं आपके पास? तो अपनी बखान के लिए कुछ भी कह जाइएगा, कुछ भी बोल जाइएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। फिर उसके बाद 15 मिनट 10 सेकंड में आप बोलते हिस्ट्री के परीक्षक 0 अंक दिए, यह पता डाटा एनालिसिस में पता चला, तो बहुत अच्छी बात है, डाटा एनालिसिस में आपको पता चला। पर उस परीक्षक ने अन्य जो क्वेश्चन दिए होंगे, जितने क्वेश्चन में वो 0 नंबर दिए, उसके अलावा जितने भी नंबर दिए उसको चेक किए थे आप? केवल 0 नंबर वाला ही कॉपी को चेक किए हैं? हो सकता है किसी कॉपी का 2 नंबर मिल रहा हो, 1 नंबर कर दिया, आधा नंबर कर दिया होगा। तो क्या उन सारे कॉपियों को आपने मूल्यांकित करवाया था, या सिर्फ उस 0 नंबर वाले क्वेश्चन को ही मूल्यांकित करवाया था? ये आपने स्पष्ट किया तो भाई बच्चे का कंसर्न समान हो जाएगा। पूछेगा मेरे सारी कॉपियों को दिखाओ भाई, पर अभी तक आपने मूल्यांकित कॉपी नहीं दिया। उससे भी बड़ा चीज, अभी आप आइए ना, 16 मिनट 58 सेकंड में आप बोलते हैं 200 अभ्यर्थियों को दिए गए 0 अंक कॉपी पुनः जांच करने के लगभग सभी अभ्यर्थियों का अंक बढ़ गए। बहुत अच्छी बात है। तो अन्य अंकों के साथ क्या हुआ? उसको भी बढ़ाया गया कि घटाया गया, या वैसे ही रहने दिया गया? ये कोई आंकड़े हैं आपके पास? बस बिना मतलब का कुछ भी बोल देना है। इसलिए मैं बात पहले बोल रहा था कि जितने भी रिव्यू के लिए टीम बनाइएगा, जितने प्रोफेसर को बुलाइएगा, उनका पहले का स्टेटस चेक कीजिए, उनका कार्य करने के तरीके का, रिव्यू करने के तरीका का, ये सब सारे को चेक कीजिए, ताकि एक योग्य व्यक्ति, योग्य उम्मीदवार का चयन कर पाए। नहीं तो बीच में आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं क्यों बोल रहा था, ये तो पॉडकास्ट में आप बातें बोला है, मैं पहला वीडियो बनाया उसी में ये बात सब बोल रहा था कि योग्यता बनाने की आवश्यकता हो जाएगा, उनका परीक्षा लेने की आवश्यकता हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल डिग्री हो जाने मात्र से आप किसी बच्चे का भविष्य तय करवाना शुरू कर दीजिए। ये तो मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, ये सब चीजें समझिएगा। फिर आप 17 मिनट 20 सेकंड में कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक करते हैं आपको पता नहीं है, क्या बोल जा रहे हैं आप। जैसे आपने बोला मूल्यांकित कॉपी अगस्त के मध्य माह में देने की संभावना है। क्यों भाई? जब आप वीडियो के 13 मिनट 6 सेकंड पर ये बोल रहे हैं OSM के बाद स्टूडेंट लॉगिन में कॉपियां दे दी जाती है, आप ही बोल रहे हैं ये बात। 13 मिनट 6 सेकंड में जाके देखिएगा कि आप बोल रहे हैं कि स्टूडेंट लॉगिन में कॉपियां अपलोड हो जाती है। तो भाई एक बटन क्लिक करने से ही कॉपियां अपलोड हो जाएगी ना फाइनल रिजल्ट के बाद। तो फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? फिर से मूल्यांकित करवाइएगा कॉपी। क्या कुछ और भी चीजें बच गई है?
आप जब खुद बोल रहे 13 मिनट 6 सेकंड में कि ओएसएम के बाद आसान होता है, बच्चों के लॉगिन में कॉपियां अपलोड हो जाती है, यही बात बोल रहे हैं, कहने का अर्थ यही है। तो भाई आप अगस्त मिड में क्यों देंगे जबकि रिजल्ट 1.5 महीना पहले आ चुका है? तो इसका मतलब इतना गैप आप क्यों कर रहे हैं? आपके पास कौन सा काम बचा हुआ है भाई? एक बटन क्लिक करना, सॉफ्टवेयर में कोई व्यक्ति बैठा होगा, उसको बोलिए अपडेट कर दो भाई, पूरा पीडीएफ फाइल ओपन हो जाएगा, सबका अपना अपना लॉगिन दिखने लगेगा। तो नहीं, आप अपनी बात को साबित करने के लिए आप दूसरी बात को गलत कर रहे हैं। तो यही ध्यान रखिए, कुछ बातें बोलने से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति है, जब आपका हर शब्द का मूल्यांकन होगा ना, तो आप भी कटघरे में खड़े होंगे। आप क्यों कॉपी नहीं अपलोड किया जबकि लॉगिन स्टूडेंट के लॉगिन डेस्कटॉप पे अपलोड रहता है कॉपी? आप 13 मिनट 6 सेकंड में बात बोल रखे हैं, तो भाई कुछ ना कुछ तो प्रश्न किया जाएगा ना। इतना दिन क्यों 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 आपका बच्चा, कोई अभ्यर्थी आपके कमियों को झेलता रहेगा, प्रताड़ना झेलता रहेगा, ये सब चीज़। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने बोला कि इस बीच में बोला कि जनरल जो कैंडिडेट है उसमें से हम लोग 333, जो टोटल 829 था, ये 7 मिनट 14 सेकंड पर आप बोलते हैं कि जनरल कैंडिडेट का जो कुल अभ्यर्थी था 829 का चयन हुआ, जिसमें से 333 है ना आपको बिहार के बाहर के लोग हैं। तो भाई बिहार सरकार को ये सोचना पड़ेगा, 40% है, 40.17% बिहार के बाहर के लोग पद लेके चले जा रहे हैं। तो बिहार के जो जनरल के लोग हैं वो क्या करेंगे भाई? क्यों हम 40% बिहार के बाहर के लोग देंगे? अन्य राज्यों में ऐसी व्यवस्था है? तो बिहार के सरकार को, बिहार के सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को, उनके सारे कैबिनेट को, विधायिका को, विपक्ष को ये सोचने की मजबूर होना चाहिए कि भाई 40% बिहार के बाहर के लोग आपके राज्य के सबसे बड़े पद पर दावेदार हैं, और आयोग इसको लिख कर लेटर नहीं भेज पा रहा है, कंसर्न नहीं ले रहा। ये एक सवाल बोला, हम इस पर कुछ नहीं कर पाएंगे। भाई क्यों नहीं कर पाएंगे? आप राज्य के सारी संपदा को बचाने का अधिकार आपको दिया गया है ना। तो संपदा का अर्थ ही केवल धरती और बंजर जमीन और बालू थोड़ी होता है, जल जमीन थोड़ी होता है, ये भी एक संपदा है ना, राज्य का एसेट हुआ। तो आप राज्य को ऐसा अनुशंसा भेजे, राज्य सरकार को अनुशंसा भेजे कि 40% आपका बाहर के लोगों का चयन हो जा रहा है, यहाँ के जनरल के बच्चे क्या करेंगे फिर भाई? कहाँ जाएंगे? अगर बाहर के राज्यों के द्वारा इतना ही अनुपात में सिलेक्शन दिया जाता तो हम नहीं बोलते। झारखंड में क्या स्थिति आपको नहीं पता, यूपी में क्या स्थिति आपको नहीं पता, अन्य राज्यों में क्या, बंगाल में क्या स्थिति नहीं पता, कितना परसेंटेज लोग अब बिहार के लोग या बाहर के राज्यों का सिलेक्शन लेता है वो लोग। तो भाई हम लोग दानवीर हैं। बिहार के आप संवैधानिक संस्था है, तो आप जवाबदेह बने कि नहीं, हमको जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। नहीं, ये बहुत बड़ा मामला हो सकता है। क्यों बिहार पिछड़ा, समझ में आ रहा है? क्यों बिहार में बेहतर काम नहीं हो पाता है? क्यों नहीं बिहार के लोग बिहार के लिए सोच पाते हैं? क्योंकि आप 40% पदों पर बिहार के बाहर के लोगों को बैठा के रखे हुए हैं। अब मैं बोलूंगा यहाँ पर, कुछ बातें बुरा लग जाएगा लोगों को, पर अपनी जवाबदेहिता तय नहीं करिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब इस रिपोर्ट में देखिए, आपने आरटीआई के जवाब में जो बातें बोली है, तो कितना कंट्राडिक्शन खड़ा कर रहा है, सोच के देखिएगा। आपके ही लेख में आपके सारी बातें हो रही हैं। अब सवाल बहुत चीज़ें पूछे जाएंगी। तो ओएसएम के, जब ओएसएम के बाद स्टूडेंट लॉगिन में सारी कॉपियाँ दे दी जा रही है, तो भाई कॉपी जिस दिन रिजल्ट आया उसके तुरंत कुछ मिनट, कुछ घंटे के बाद ये कॉपियाँ अपलोड हो जानी चाहिए थी। और टॉपर की कॉपी तो जो भी सेलेक्ट हुए हैं सारे लोगों की कॉपी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो 2-3 सवाल आप लोग से लाजमी पूछा जाएगा। पूर्ण मूल्यांकित होनी चाहिए सारी कॉपियाँ, जो भी सेलेक्ट हुए उनकी, और जो नहीं सेलेक्ट हुए उनकी पूर्ण मूल्यांकित की। क्योंकि आप व्यवस्था खराब कर रखे। आंदोलन में ये मांग उठेगा, फिर बोलिएगा आंदोलन में अनर्गल मांगे की जा रही है। क्यों करेगा अनर्गल मांग? ये है क्योंकि आप हर स्तर पर, हर जगह आप बहुत सी चीज़ों को कंट्राडिक्शन कर रहे हैं। वहाँ पर आपकी कुछ बातें कुछ और है, आपका रूल बुक कुछ और बोल रहा है, और आपके व्यक्तिगत जो निकल के आंकड़े आ रहे हैं वो भी गलत बताए जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों पर आप कहीं ना कहीं आप जवाब आपसे किया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि भाई हम क्या कर रहे हैं। और इस पर मैं परीक्षक जो आते हैं कॉपी चेक करने के लिए, उनसे हाथ जोड़ के पर गुजारिश है, अगर ऐसी कोई व्यवस्था बिहार में अपनाई जा रही है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो आप भी माननीय राज्यपाल को ये व्यवस्था के तहत अपना लेटर लिख के भेजिए। कोई डर नहीं, किसी से डर नहीं, बिहार की संपदा बचानी है।
बिहार की संपदा बचानी है, बिहार में योग्य बच्चों का चयन होना है, बिहार के लोगों का चयन होना है, तो भाई ऐसा लेटर आपको सामने लिखना पड़ेगा राज्यपाल को। नहीं तो फिर बात कहां से कहां पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद कोई किसी को संभाल नहीं पाएगा। फिर आप बोलते हैं कैप नहीं लगाए हैं। भाई कैप नहीं लगाए तो क्या है, 60% अधिक अर्थात 180 मार्क्स अधिक मार्क्स देने पर उत्तर प्रदेश उत्कृष्टता विशेष रूप से जांच करने के लिए आवश्यकता होगी। निबंध के प्रश्न 180 अंक मार्क्स देने पर सभी मामलों की जांच मुख्य परीक्षक द्वारा की जाएगी। तो कितनी कॉपियों को मुख्य परीक्षक ने कॉपी चेक किया है और कितना वो नंबर दिए हैं, इसका कोई डाटा आपने दिया किसी बच्चे को? कैप बोलते कैप हम नहीं, सीलिंग नहीं लगा है, तो ये सीलिंग नहीं तो क्या है? परीक्षक कुछ भी नंबर दे दिया, ठीक है, मुख्य परीक्षक ही भाग्य विधाता बन जाएंगे, उनके लिए भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होगी। वैसे 1000 कॉपी उन्होंने चेक किया कि 500 कॉपी चेक किया कि 200 की 100 की एक कॉपी चेक किए, उसका डाटा आपके पास है? जब बच्चा डाटा मांगता आरटीआई में तो आप डाटा नहीं देते हैं फिर, क्योंकि गोपनीयता का बात हो जाएगा। मुख्य परीक्षक कोई भाग्य का निर्धारक बन सकता है, कितना भी उनके पास एक्सपीरियंस क्यों ना हो, उनको उनसे भी सवाल पूछे जाने की लाजमी है, क्योंकि कैप आपने लगा रखा है, अंतिम जवाबदेही यही व्यक्ति होगा, तो उससे भी प्रश्न पूछा जाएगा ना। ये बात आप समझिए इन सब सारी चीज़ों को। और ये 180 का प्रतिशत का जो मामला है, बोलते कैप नहीं है, तो ये आपके ही मूल्यांकन हेतु जो प्रसारित की गई को लेटर है उसमें ये बातें की गई है। तो आप है ना सारी व्यवस्थाओं को खींचने मत कीजिए, हर परत दर परत सारी चीज़ों को अलग कीजिए। जितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, उसके बाद आप है ना सारी चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और आंदोलन क्यों बच्चा कर रहा है, इसी सब कारणों से कर रहा है आंदोलन। ये आंदोलन क्यों कर रहा है, इन्हीं सब कारणों से कर रहा है। और आंदोलन क्यों होना चाहिए, इन्हीं सब कारणों से होना चाहिए। बच्चों को यह हक होना चाहिए कि हमारे हर उस सवाल का जवाब आयोग दे। आप इसलिए ही बनाए गए हैं, इसलिए नहीं कि कोई बच्चा सवाल पूछे तो आप क्या कीजिए कि उसको इस हालत पर ला के छोड़ दीजिए कि वो चेहरा अपना ढकने पर मजबूर हो जाए। अरे आप उन बच्चों को बुलाते, बैठाते, एक कॉन्फ्रेंस रूम बना लेते या हॉल बुक कर लेते, बच्चों से बात करते एक एक करके, क्या बच्चा आप लोग को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अगले ये सफरिंग कर रहे होंगे ना, मानसिक तनाव में होंगे ना। पर नहीं, आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि डलहौजी वाला कॉन्सेप्ट आप लेके चलते, कार्नवालिस वाला कॉन्सेप्ट लेके हम बोल दिए, प्रशासन के लोग बोल दिए पत्थर का लकीर हो गया। भाई उसमें कोई भी आ जाएगा, पत्थर का लकीर मिटा नहीं सकेगा। और न्यायपालिका और कार्यपालिका तो मौन रहती ही सब मामलों में, उनको तब तक नहीं आएगा समझ जब तक सर से पानी निकल जाएगा। इतना विद्रोह हो गया, इतना मामला हो गया, पुलिस बर्बरता नीट के मामले में, झारखंड के मामले में, किसी सुप्रीम कोर्ट और माननीय हाई कोर्ट के द्वारा, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लिया गया, माना तो अभी यही बात हो जाएगी उनके मामले में, तो तुरंत देखिए आनंद फानन में सारे लोग खड़े हो जाएंगे कि हमारे वकील को कैसे मार दिया, हमारे वकील का हत्या कैसे हो गया। यही झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया स्वतः संज्ञान मामला है, पिछले विगत कुछ वर्ष पहले का मामला है। तो जब लाठियां चलती है उस समय आप चुप रहते हैं। भाई इसका भी तो अधिकार है, इसको भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। कहाँ जाएगा, ना कार्यपालिका सुन रही है, ना विधायिका सुन रही है, ना न्यायपालिका सुन रही है, तो कहाँ ये लोग जाएगा, सड़क पर ही जाएगा ना, गांधी जी के मार्च पर ही चलेगा ना। तो गांधी जी का मार्ग पर चलता, तो भाई आज के युग में लाठियां चलाई जा रही हैं जैसे अंग्रेज चलाता था। जो भूख हड़ताल में बैठा उस व्यक्ति को मारा जा रहा है। सोच के देखिए क्या दुर्गम स्थिति होगी देश की, राज्य की। और बाद में बोलेंगे कि भाई विद्रोही बन गया सब। तो बिहार में विद्रोही आप बनाना चाहते हैं तो इन सवालों का जवाब मत दीजिए। आप तो विद्रोह करेंगे, लोग खड़े होंगे, 1000, 5000, 10,000, 50,000 का भीड़ आएगा, तो फिर आप यही काम कीजिएगा। और अभी जब व्यवस्थाएं ठीक की जा सकती हैं, बैठा के सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कराई जा सकती, पूर्ण मूल्यांकित की जा सकती, परीक्षा जो भी कॉपियाँ है, भाई गलती हो गया ठीक है, सुधार किया जाएगा। अब माननीय मुख्यमंत्री इस पर कंसर्न नहीं लेंगे, उनको ये बातें नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है। हमारा जो मुख्य सचिव जी हैं वह कंसर्न नहीं लेंगे, कैबिनेट सचिव वो सब कंसर्न नहीं लेंगे। तो ये सब मामले कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए दिख जाएंगे आप सभी को। तो ये जरूरी है कि आंदोलन शांति से हो, अपनी मांगों को रखिए, और जो भी जवाबदेह संस्था है प्लीज पूर्व बिहार में वो सब मत कीजिए जो झारखंड में हो रहा है, जो दिल्ली में हुआ। यहाँ बच्चों के साथ बात कीजिए, उसके बाद सारी चीज़ों को, कंसर्न मामले को ठीक करने का प्रयास कीजिए और जवाबदेही के साथ काम कीजिए। और कम से कम गरीबी मत बेचिए भाई, नहीं तो बहुत दूर तक मामला बिगड़ जाएगा। सारे कोचिंग संस्थान इसका लाभ लेना शुरू कर देंगे, सब गरीब बच्चों का प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे।
मूल जो है ना, मूल लोकतंत्र का धारणा है वो समाप्त हो जाएगा। हम ऐसे ही 105 के जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, ऐसे ही हम लोग 105 के रैंक पर हैं। कारण यही है ना कि आप लोग ये सब काम करते हैं, आप लोग ये सब काम करवाते हैं, जिसके कारण हम लोग जो लोकतंत्र सूचकांक है उसमें 105 रैंक में है। कारण यही है कि अधिकार से कोई मांगने जाएगा तो लाठियां चलाएंगे। कोई एक व्यवस्था तक नहीं बना कर रखे हुए हैं कि भाई ऐसे मामले में कैसे बात की जाए। सब अपने आप को बॉस ही समझ रहे हैं, सत्ता का अभ्यास कर, हमारे पास शक्ति, हमारे पुलिस बल है, भाई लाठी चलवा दो। कब तक लाठी चलवाइएगा? चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखेंगे कुछ कुछ नए अपडेट मामले आएंगे तो फिर हम लोग बात करेंगे। फिलहाल इतना ही है। बच्चे भी थोड़ा सा अच्छे से आंदोलन कीजिएगा और मांगों को शांति तरीके से पूर्ण करने का प्रयास कीजिएगा। वैसी स्थिति नहीं आने दीजिएगा जहां पर पुलिस महकमे आप पर हावी हो जाए। जब यथा स्थिति संभव हो पाएगा वैसे ही काम कीजिएगा। पहले सारे वो राजनीतिक हथगंडे अपना लीजिए। विधायिका से बात करिए, सांसद विधायक जो भी लोग हैं उनसे बात करिए। प्रशासन में जैसे बात होगा आंदोलन करते हुए सारी चीज़ों को रख के मांग को अपने अपने आप को बचा कर सारी चीज़ों, क्योंकि आप किसी के धरोहर हैं, राज्य के धरोहर हैं, आपके माता पिता होंगे, उनको चिंता बढ़ जाएगी। तो इसलिए इन सब सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और जब आन और शान की बात आ जाएगी तो वो लास्ट स्टेज में होता है। शुरुआती दौर में ये सब नहीं करना है। शुरुआती दौर में सरकार तक ये बात रखवा देनी है, उसके बाद आयोग तक ये बात रखवा देनी है। और आयोग और सरकार का ये प्राथमिक दायित्व है, बच्चों का ये कंसर्न जरूर देखिए। नहीं तो ऐसे ही राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, प्रशासनिक उथल पुथल चल रही है। अभी लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं, एग्ज़ाम संस्थाएं नहीं ले पा रही है, डर बैठा हुआ है कि पेपर लीक हो जा रहा है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को ठीक कीजिए प्लीज़। फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।